जी कि फॉरेक्स की हम बातें कर रहे थे। हैजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए हम एंटर होते हैं हैजिंग में। हैजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी होती है, बैंक के पास जाएंगे, 3 माह बाद मुझे इतनी पेमेंट करनी है, मैं इतने डॉलर बाय करने हैं, तो मुझे रेट दे, उस रेट के अकॉर्डिंगली फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेज हो गया। फ्यूचर में जो भी रेट होगा, जो हमने फॉरवर्ड में एग्री कर लिया बैंक के साथ, हमें उसी पे ही डॉलर बाय करने हैं। फ्यूचर में ज़्यादा हुआ तुम्हारा फ़ायदा, कम हुआ तुम्हारा नुकसान। रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। मनी मार्केट के थ्रू भी हम रिस्क को मैनेज करते हैं। फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो आज फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे, फॉरेन करेंसी अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट करेंगे आज के 3 माह इंटरेस्ट लगने के बाद वो उतना हो जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है। वो पैसा लेंगे कहाँ से? हम अपनी होम करेंसी में बारो करेंगे। बारो करने पे उस पर इंटरेस्ट की कॉस्ट भी आएगी, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि 3 माह बाद जो हमने पेमेंट करनी थी फॉरेन करेंसी में, वो हमें कितने में पड़ी। और हेजिंग के थ्रू आप देखोगे तो आपको रेट कम पड़ रहा होगा, क्यों? उस 3 माह बाद वाला जो रेट होगा शायद उसे ज़्यादा ही होगा। ये बात समझ आती है? क्यों? आपने आज एसेट क्रिएट करके उसके ऊपर कुछ कमा लिया, तो कमाने से क्या किया आपने? वो अपना फाइनेंशियल अमाउंट जो है वो थोड़ी कम कर ली, मीन रिस्क कम हो गया। फॉरेन करेंसी रिसीट है फ्यूचर में, तो मनी मार्केट हेज क्या कहता है? फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करो। आज क्या करो? बारो कर लो फॉरेन करेंसी में इतनी अमाउंट कि 3 माह का इंटरेस्ट देने के बाद वो उतनी बन जाए जितनी आपने रिसीट लेनी है, ताकि 3 माह बाद वहाँ से पैसे मिलेंगे, बैंक को उसके पैसे दे दोगे, बाकी जो इंटरेस्ट आपने दिया होगा वो अपनी पॉकेट में डाल लोगे। तो ये फॉरेन करेंसी लायबिलिटी लोन लेना ही क्यों है? इसको हम होम करेंसी में ला के डिपॉजिट करेंगे बैंक में, और उसके ऊपर हराम कमाएंगे, मीन इंटरेस्ट अर्न करेंगे। और ये कब करना है? जब हमारी होम करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम है, तो हम यहाँ से ज़्यादा कमा रहे होंगे, और जितना कमा रहे होंगे उसमें से कुछ लायबिलिटी का पे भी कर रहे होंगे। क्या ख्याल है? तो इससे भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कम हो जाएगा, मीन आपकी रसीट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा बन जाएगी। क्यों? फ्यूचर रेट चेंज होने से आपकी रसीट की अमाउंट अफेक्ट हो सकती है, तो इसलिए हमने क्या किया? मनी मार्केट हेज के थ्रू उस रिस्क को मैनेज किया। ठीक हो गया। तीसरा मेथड क्या है? फ्यूचर्स। फॉरेन करेंसी पेमेंट है, तो हम एक फ्यूचर मार्केट में एंटर होंगे। एसी बंद कर दे यार, एसी बंद कर दो। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, बीमार हो जाएंगे सारे। अभी तो पेपर भी देना है इन्होंने, पेपर दिए बिना तो आप लोगों ने मरना भी नहीं है ना? सो फ्यूचर्स क्या है? एक मार्केट है जिसमें हम एंटर होंगे बाय नाउ सेल लेटर, या फिर सेल नाउ बाय लेटर की स्ट्रैटेजी पे। जब हम कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे होते, हम एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे होते हैं, जिसको हमने बाद में क्या करना होता है? सेल करना होता है, और उस पर सिर्फ गेन या लॉस में हम इंटरेस्टेड होते हैं। गेन हुआ तो इस मार्केट से हम पैसे वो गेन के लेके निकल आएंगे बाय नाउ सेल लेटर के थ्रू, या सेल नाउ बाय लेटर के थ्रू। लॉस हुआ तो हम लॉस के पैसे इस मार्केट में दे देंगे। हम यहाँ पे एक्चुअली कोई चीज़ बाय नहीं कर रहे, कोई एक्चुअली सेल नहीं कर रहे। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? वो स्पॉट पे कर रहे हैं। फ्यूचर में पेमेंट करनी है, आज रेट ये है, फ्यूचर का रेट स्पॉट रेट ये है, तो उसमें हम गेन या लॉस देख रहे होते हैं। और अगर वहाँ पे लॉस हुआ तो क्या होगा? फ्यूचर के गेन से वो कंपनसेट हो जाएगा, और अगर वहाँ पे गेन हुआ तो वो फ्यूचर के लॉस से कंपनसेट हो जाएगा। क्या ख्याल है? बेसिकली क्या कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए हम फ्यूचर में भी एंटर हो रहे हैं, ताकि अगर हमें एक्चुअल में लॉस हुआ स्पॉट पे, तो वो फ्यूचर में एंटर होने का जो गेन है, उस गेन के साथ कंपनसेट होके हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या हो जाएगा? मैनेज हो जाएगा फ्यूचर। और इसमें हमें दोनों काम करना पड़ते हैं। बाय किया है तो बाद में सेल भी करना पड़ेगा, फिर जाके गेन लॉस आएगा। सेल किया है आपने तो फ्यूचर में बाय भी करना पड़ेगा, फिर जाके गेन लॉस आएगा, अदरवाइज गेन लॉस नहीं आएगा। जिसमें हमने कुछ स्टेप्स फॉलो कर लिए थे। फ्यूचर के स्टेप्स थे हमारे पास। क्या स्टेप्स थे? नंबर 1 हेज स्ट्रैटेजी, बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर। नंबर 2 चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट कॉन्ट्रैक्ट। साथ हमें क्या देखना है?
नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 हमने क्या देखना है, गेन या लॉस ऑन फ्यूचर। हमने देखना है कि फ्यूचर में एंटर होने से अगर बाय किया है तो किस रेट पे कितनी अमाउंट है, सेल किया है तो किस रेट पे कितनी अमाउंट है, और उसमें देखना है अगर गेन या लॉस है तो हमने कंप्यूट करना है। फिर उसके बाद नंबर 4 गेन और लॉस ऑन स्पॉट। स्पॉट मीन हमने 3 माह बाद पेमेंट करनी थी, तो 3 माह बाद का जो स्पॉट रेट है वहाँ पे हमने क्या किया, बाइंग की। आज का जो रेट है अगर उस पर बाय करते, मीन रेट चेंज होने की वजह से हमारा कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ, बेसिकली हम यहाँ पे कंप्यूट कर रहे होते हैं। उसके बाद नंबर 5 हैज एफिशिएंसी। हैज एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, हैज एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, फ्यूचर का जो गेन या लॉस है उसको हम कंपेयर करते हैं स्पॉट के गेन लॉस के साथ, और 85 और 120 के बीच में आ जाए तो इस मीन हमारी फ्यूचर के थ्रू हैजिंग बड़ी ही इफेक्टिव है। इवैल्यूएट करना है, अगर हमने हैज को, फ्यूचर के हैज को इवैल्यूएट करना है तो उसकी इवैल्यूएशन हैज एफिशिएंसी की बेस पर होगी। हैज एफिशिएंसी 85 से 120 के बीच में आई तो ये हैजिंग हमारी इफेक्टिव है, नहीं 80 से बिलो है, 85 से बिलो है, 120 से अबव है, तो फिर ये हमारी हैजिंग थ्रू फ्यूचर एफिशिएंट नहीं है, अच्छी नहीं है, इवैल्यूएशन ठीक नहीं आई। उसके बाद हम नंबर 6 पे क्या निकालते हैं, नेट कॉस्ट एंड इफेक्टिव रेट। नेट कॉस्ट एंड इफेक्टिव रेट। नेट कॉस्ट सिर्फ कैश जो एक्चुअल आपने पेमेंट की होती है, बाय नाउ सेल लेटर था, तो इससे आपको एक्चुअल पेमेंट आपकी मिलेगी। इससे जो आप फ्यूचर मार्केट से कैश लेके आए गेन, लॉस हुआ तो लॉस माइनस, तो उससे हमारे पास नेट कॉस्ट आ जाएगी, डिवाइडेड बाय जितनी आपने फ्यूचर फॉरेन करेंसी पे करनी थी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इफेक्टिव रेट आ जाएगा फ्यूचर। ऑप्शंस, राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू ट्रेड समथिंग। इट्स अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू ट्रेड समथिंग। मीन फ्यूचर में अगर हमें गेन हुआ तो फिर तो हम एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन को, अगर फ्यूचर में लॉस हुआ तो हम ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। क्या ख्याल है, कोई चीज़ बाय करनी है तो कॉल ऑप्शन, सेल करनी है तो पुट ऑप्शन, बाय करनी है तो कॉल ऑप्शन, सेल करनी है तो पुट ऑप्शन। उसमें भी हम कैसे चलेंगे, पहले हेज स्ट्रैटेजी देखेंगे, कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, साथ सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, कॉल ऑप्शन है तो उसमें हम क्या करेंगे, लोअर अमाउंट को प्रेफर करेंगे। लोअर अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो एक्सरसाइज प्राइस दी गई है डिफरेंट, उनके प्रीमियम के साथ उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों आउटफ्लो हैं तो कॉल ऑप्शन में दोनों को ऐड करके जो छोटी अमाउंट है उसकी एक्सरसाइज प्राइस सेलेक्ट करेंगे। क्या ख्याल है, पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइसेस में से माइनस करेंगे, प्रीमियम को माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास इनफ्लो है और प्रीमियम आउटफ्लो है, तो इसलिए माइनस करके हमारे पास नेट अमाउंट आएगी। तो उस नेट अमाउंट में से जो हायर है, क्यों सेल करते वक्त हम क्या देखेंगे, हायर वैल्यू को, तो हायर वैल्यू की एक्सरसाइज प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जी गेन और लॉस ऑन ऑप्शन अगर है तो लॉस कभी भी नहीं होगा, ऑप्शन में लॉस कभी भी नहीं होगा। क्यों, हम ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे लॉस पे, तो क्या ख्याल है, ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे अगर लॉस में हुई तो। क्यों, हमारे पास राइट है, सिर्फ गेन ही होगा, तो वो देखना है अगर है तो। क्या ख्याल है, उसके बाद हमने क्या करना है, नेट कॉस्ट निकालनी है, ये बीच वाला पॉइंट नहीं होगा, हैज एफिशिएंसी नहीं होगा, जब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो नेट कॉस्ट निकाली जा सकती है, एक्चुअल पेमेंट जो होगी, साथ कोई गेन जो होगा, साथ कोई अगर प्रीमियम है तो वो होगा। क्या ख्याल है, यहाँ तक हमने बातें की। आज इस फ्यूचर में हम एक छोटी सी नई बात और करने जा रहे हैं, ताकि उसके बाद हम हमारा जो मॉडल पेपर है MFA का, उसके अंदर फ्यूचर्स का एक क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकें। ठीक हो गया, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेसिस का, जो हमारी बुक के अंदर कहीं पे नहीं है। मीन आई के अपनी जो बुक दी उसके अंदर कहीं पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मॉडल पेपर के क्वेश्चन के अंदर वो बेसिस का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया हुआ उसने, इसलिए हमारी मजबूरी बन गई कि हमें बेसिस का एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक हो गया, सो कवर करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस।
कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। क्वेश्चन 14 आपके पास क्यों नहीं है? देखिए नहीं है तो मोबाइल के अंदर है, मोबाइल के अंदर है, बहुत कुछ है उसके अंदर, और भी क्वेश्चन भी है जी। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस क्या है? देखिएगा ज़रा एग्जाम्पल 1, ABC bought 5 months future on 1st June। ABC कंपनी है, बंदा है, उसने क्या किया, कोई 5 मंथ्स का फ्यूचर 1 जून को बाय किया। स्पॉट रेट 1 जून को स्पॉट रेट है जी हमारे पास सपोज 180 का, ठीक है। 5 मंथ्स फ्यूचर, कौन सा, डॉलर में, रुपीज़ टू डॉलर। स्पॉट रेट है कितना, 180, और फ्यूचर रेट है 185। फ्यूचर रेट क्या है, 185। ये बात समझ आती है? मीन अगर आप फ्यूचर में एंटर होते हो तो कितने की बाय करोगे, 185 का, क्या ख्याल है? स्पॉट रेट उस वक्त क्या चल रहा है, 180। इन दोनों रेट के बीच में कोई डिफरेंस है? इन दोनों रेट के बीच में कुछ डिफरेंस है, कितने का? इसे नाम दिया जाता है बेसिस का। व्हाट इज बेसिस? डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फ्यूचर रेट। डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फ्यूचर रेट, क्या ख्याल है? इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर अगर कोई स्पॉट रेट फ्यूचर की किसी डेट का दिया हो और हमें बेसिस भी मिल जाए तो हम उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर रेट निकाल सकते हैं, क्या ख्याल है? या हमें आज का फ्यूचर रेट दिया हो, बेसिस दी हो, तो हम स्पॉट रेट निकाल सकते हैं, क्या ख्याल है? फ्यूचर रेट में से बेसिस को माइनस करेंगे तो स्पॉट रेट आ जाएगा, स्पॉट रेट में बेसिस को ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर का रेट आ जाएगा। मीन फ्यूचर मार्केट में अगर आप एंटर होते हो तो डॉलर का रेट आज आपको क्या मिलेगा, 185, क्या ख्याल है? स्पॉट रेट मार्केट में क्या चल रहा है, 180 का, ठीक हो गया। इन दोनों रेट के बीच में जो डिफरेंस है उसे क्या नाम दिया गया है, बेसिस का। कितने मंथ का फ्यूचर आपने बाय किया, 5 मंथ्स का। एक टाइमलाइन अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ये हमारी हेज डेट है और ये हमारी ट्रांजैक्शन डेट है। व्हाट इज हेज डेट, 1 जून। व्हाट इज ट्रांजैक्शन डेट, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर कि 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 डे पे आ गया तो क्या हुआ, 31, ठीक हो गया। 31 अक्टूबर, दिसंबर 31, तो नवंबर तो पीछे अक्टूबर ही होगा ना, ओके। सो ये हमारा जी क्या है, टाइमलाइन है, ठीक हो गया। अब सपोज इस डेट पे स्पॉट रेट क्या था, स्पॉट था हमारा 180, ठीक हो गया। बेसिस क्या थी, 5, तो हमारे पास फ्यूचर रेट आया 185, ठीक हो गया। अब हम देखना चाहते हैं 31 जुलाई को, 31 जुलाई को सपोज स्पॉट रेट जो है वो हो गया 178। हम देखना चाहते हैं कि फ्यूचर रेट क्या होगा। बेसिस
ऐड करेंगे तो फ्यूचर रेट आ जाएगा। नहीं, बेसिस ये नहीं रहेगी, बेसिस ओवर द रिमेनिंग पीरियड कम होती चली जाती है और मैच्योरिटी डेट पे नील हो जाती है। बेसिस ओवर द रिमेनिंग पीरियड कम होती चली जाती है लेकिन कैलकुलेट होते हुए कम होती है। अब कैलकुलेट कैसे होगी, यहाँ पे बेसिस देखिएगा ज़रा, ये कितनी थी 5, कितने मंथ्स की थी ये, 5 मंथ्स की। यहाँ से रिमेनिंग मंथ कितने हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो क्या करेंगे, उस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग मंथ ओवर टोटल मंथ। कितनी बच गई, 3। तो फ्यूचर रेट क्या होगा, नहीं सर वेट कीजिएगा अभी, फ्यूचर रेट क्या होगा 181। यहाँ तक बात समझ आती है, ठीक हो गया। अब देखिएगा सर, हम आगे कहाँ पे, 30 सितंबर पे, यहाँ पे स्पॉट रेट हो गया 179.5। तो अब आपने बेसिस निकाल के फ्यूचर रेट निकालना है। तो क्या बेसिस निकालोगे आप, 5 था टोटल, क्या ख्याल है, 1 मंथ बाकी है टोटल, वो 5 मंथ का था, तो क्या आ गया 1। तो रेट क्या हो गया आपका 180.5 फ्यूचर रेट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके सपोज रेट हो गया 182 स्पॉट रेट, तो व्हाट इज फ्यूचर रेट, व्हाट इज फ्यूचर रेट 182 ही रहेगा। फ्यूचर रेट क्या होगा 182 ही होगा। इसके नीचे एक लाइन लिखें, एट मैच्योरिटी डेट, एट मैच्योरिटी डेट spot rate is equal to future rate and basis become nil। टाइम वैल्यू कह सकते हैं लेकिन टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट नहीं हो रही। मीन जिस डेट पे आपने फ्यूचर खरीदा, फ्यूचर में एंटर हुए, उस डेट के स्पॉट रेट और फ्यूचर के रेट में जो डिफरेंस है वो क्या है, बेसिस, ठीक हो गया। और आगे की अगर आपने किसी भी मंथ की बेसिस कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, कितने मंथ की वो बेसिस थी, बेसिस डिवाइडेड बाय टोटल मंथ, और नॉमिनेटर में क्या रखोगे, रिमेनिंग मंथ। मीन ये 3 क्या है यहाँ पे, रिमेनिंग मंथ, रिमेनिंग टाइम, और ये क्या था, टोटल टाइम, और ये क्या था, एट स्टार्ट कितनी बेसिस थी। बेसिस क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड, डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फ्यूचर रेट। जी यहाँ तक बात समझ आई हो। एक क्वेश्चन नंबर 19 था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 19 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 19। जी रिक्वायर्ड इवैल्यूएट द हेज, हेज को इवैल्यूएट करना है, हेज को इवैल्यूएट करना है, हेज को इवैल्यूएट करना है। कहाँ तक, यहाँ तक एफिशिएंसी से इवैल्यूएट होगा, अफेक्टिव हेज है या नहीं है, क्या ख्याल है, यहीं तक, टोटल कॉस्ट कुछ नहीं निकालनी, क्या करना है, हेज को इवैल्यूएट करना है। ओके। On 15 April, a US company buys goods worth 745,000 यूरो। मीन आप पाकिस्तान में नहीं, आप कहाँ पे बैठे हो, आप कहाँ पे बैठे हो, यूएसए में बैठे हो, ठीक हो गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको यूएसए में जॉब मिल गई, दुआ आपकी कबूल होगी, तो आप यूएसए में बैठे हो। So on 1st April, a US company buys goods worth 745,000 euro from a company in France, payable on 1st May।
तो फॉरेन करेंसी पेमेंट है, क्या ख्याल है? कितने की? 745,000 यूरो की। कितने टाइम में? एक मंथ बाद। एक मंथ बाद, 1 अप्रैल, 1 मई। ओके। द यूएस कंपनी वांट्स टू हेज अगेंस्ट द यूरो। यूएस कंपनी वांट टू हेज अगेंस्ट द यूरो एज इट स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट द डॉलर। मीन इससे क्या हो रहा है? यूरो स्ट्रेंथन हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, लाइक पाक रुपये के अगेंस्ट डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, तो आप हेजिंग में जाओगे। क्या ख्याल है? तो उधर क्या हो रहा है? यूएस के अगेंस्ट यूरो स्ट्रेंथन हो रहा है, तो वो क्या करना चाहते हैं? हेज करना चाहते हैं। करंट स्पॉट इज दिस पर यूरो, क्या ख्याल है? $0.9212 पर यूरो एंड द जून फ्यूचर्स रेट इज 0.9245। और फ्यूचर आपको मई का नहीं मिला, कहाँ का मिला? जून का मिला है। तो कोई बात नहीं, जून का ले लेंगे। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? लेटेस्ट हो सकता है, उसके बाद अवेलेबल यही है, हाँ, जिसका मैं रेट यूज़ करना है। हाँ, सो जून फ्यूचर रेट जो है वो कितना है जी? 0.9245। यहाँ से मुझे बेसिस निकाल के दे सकते हो आप? ये जो रेट आपके पास दिया गया स्पॉट और जून फ्यूचर का, इसका बेसिस निकाल के दे सकते हो आप मुझे? बेसिस निकाल के दे सकते हो मुझे आप? बेसिस निकाल के दे सकते हो? बेसिस निकाल के दे सकते हो कितना? 0.0033, 0.0033। ओके, कितने मंथ का? सॉरी, कितने मंथ का? नो, फ्यूचर कब का है? जून का। जून का फ्यूचर है तो 1 अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स का है ये, 1 मंथ का नहीं है बेसिस। ये बेसिस कितने टोटल मंथ का है? आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, आपकी ट्रांजैक्शन 1 मंथ की है, आपकी फ्यूचर आप जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, हेज करने जा रहे हो, वो 1 मंथ का है, लेकिन ये जो बेसिस आपने निकाला है ये 3 मंथ्स का है, 1 मंथ का नहीं है। क्यों? आपने जून वाले फ्यूचर का रेट और स्पॉट रेट को कंपेयर किया है तो डिफरेंस आया आपके पास कितना? 0.0333, लेकिन ये कितने मंथ का बेसिस है? 3 मंथ्स का। ये बात समझ आ गई? आगे चलें? चलो आगे। ओके, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ 3 months फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 125,000। On 1st May, the spot rate is 935. Evaluate the hedge. हाँ, ये क्या हो गया? टाइमलाइन। तो हेज डेट है हमारे पास, हेज डेट है, हेज डेट क्या है? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल ना? क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शन डेट हमारी क्या है? 1 मई, 1 मई। फ्यूचर जो हमें मिला है वो जून तक का मिला है, क्या ख्याल है? लेकिन हमारी ट्रांजैक्शन तो 1 मई का ना, जहाँ पे हमने पेमेंट करनी है। व्हाट इज हेज स्ट्रैटेजी? हेज स्ट्रैटेजी, हेज स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या होगी सर आपकी? बाय नाउ, बाय नाउ, सेल लेटर, बाय नाउ, सेल लेटर। क्यों? पेमेंट करनी है ना, पेमेंट करनी है तभी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बाय करना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में ट्रांजैक्शन किल तब होगी जब आप सेल भी करोगे। सिर्फ एक काम नहीं कर सकते, ऑप्शन में हो सकता है एक काम, लेकिन फ्यूचर में दोनों काम करना पड़ेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद ये क्या करना है? चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जून ही है। जून का फ्यूचर ही आपको मिला है जिसका रेट आपको यूज़ करना है। क्या ख्याल है? जून का फ्यूचर है, ये तो नहीं आपके पास जून भी है, मई भी है, सितंबर भी है, अप्रैल भी है, नहीं, एक ही फ्यूचर है और वो जून है। ठीक हो गया? ज़्यादा होते तो लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट। क्या ख्याल है? इसमें आपके पास वो सितंबर भी होता, अगस्त भी होता, तो आपने फिर भी कौन सा चूज़ करना था? जून ही चूज़ करना था। हाँ, अगर मई वाला भी होता तो फिर मई वाला चूज़ करते, फिर मई वाला चूज़ करते। क्यों? वो मई वाला क्या होता है? एंड ऑफ मई तक, फिर मई वाला चूज़ करते। अप्रैल होता तो वो चूज़ नहीं करते। क्यों? वो बिफोर ट्रांजैक्शन डेट आ रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी पेमेंट है?
745,000 कितने का एक कॉन्ट्रैक्ट है? 125,000। हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्ट? 6 कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ। उसके बाद क्या है? गेन और लॉस ऑन व्हाट? फ्यूचर। पहले बाय करना है आपने, बाय करने हैं कितने? 6 कॉन्ट्रैक्ट 125,000 वाले। रेट मुझे बता दीजिएगा बाय आप कब करोगे? जो रेट आपको दिया गया पहली डेट पे फ्यूचर का, कितना रेट दिया गया क्वेश्चन के अंदर? 0.9245। अमाउंट दे दें मुझे। हाँ, तो आपने क्या करना है? अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट करना है ना। हैज डेट पे जो फ्यूचर का रेट है, हैज डेट पे जो फ्यूचर का रेट है, कि स्पॉट रेट आपको 1 अप्रैल का दिया गया तो उसके साथ फ्यूचर रेट भी 1 अप्रैल का दिया गया ना। 1 अप्रैल को उसने बताया है कि फ्यूचर का रेट ये होगा और स्पॉट रेट ये होगा। क्या ख्याल है? कॉन्ट्रैक्ट जून वाला है, कॉन्ट्रैक्ट जून वाला है, कॉन्ट्रैक्ट जून वाला है, लेकिन वो रेट आपको कब मिल रहा है? 1 अप्रैल को मिल रहा है फ्यूचर का। ये बात क्लियर होती है? वो रेट जून का नहीं है, स्पॉट रेट के साथ दिया हुआ है। तो दिस मीन आज आपको 1 अप्रैल को ही एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट मिल रहा है कि अगर फ्यूचर में जाते हो तो आज रेट ये है जिस पे आप बाय करोगे फ्यूचर। फ्यूचर अगर आप मेरे साथ बाय या सेल करना चाहते हो तो रेट ये है। क्या ख्याल है? तो आप बाय इसी रेट पे करोगे ना, बाय इसी रेट पे करोगे ना। क्या ख्याल है? हाँ, कितनी अमाउंट बनी? 693375। जीरो तो नहीं आगे। उसके बाद हमने क्या करना है? सेल भी करना है। कितने? 6 इंटू 125,000 इंटू वाट रेट। अब हमें चाहिए फ्यूचर का रेट 1 मई पे, 1 अप्रैल पे नहीं, जून वाले फ्यूचर का रेट 1 मई पे। थोड़ी गड़बड़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 सिर्फ देखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देखिएगा। उसमें आपको स्पॉट रेट दिए गए थे, उसके बाद फ्यूचर के रेट दिए गए थे 16 अप्रैल पे भी, 19 मई पे भी और 31 जुलाई पे भी। क्या ख्याल है? तो आप क्या कर रहे थे? अगर बाय कर रहे थे तो कहाँ पे कर रहे थे? 16 मई वाले रेट पे। और जब सेल करना था तो कहाँ पे करोगे? 16 अप्रैल वाले पे बाय करोगे, और फिर जब सेल करना है तो कहाँ पे करोगे? फ्यूचर वाला ही रेट लोगे, लेकिन कौन सा? अपनी ट्रांजैक्शन डेट पे। 31 जुलाई है तो उस पे, 19 मई है तो उस पे। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे आपको जो रेट दिया गया क्वेश्चन में वो कब का दिया गया? 1 अप्रैल पे फ्यूचर का रेट ये है, लेकिन 1 मई पे आपने सेल करना है तो 1 मई का क्या आपके पास फ्यूचर रेट है? नहीं, लेकिन स्पॉट रेट है। 1 मई का स्पॉट रेट है। तो अगर हम बेसिस निकाल लें तो फ्यूचर रेट पे भी जा सकते हैं। सिर्फ मुझे ज़रा निकाल के दोगे रेट क्या होगा? 1 मई का फ्यूचर का रेट निकाल के देंगे मुझे? बेसिस आपने निकाला हुआ है, अभी निकाला था आपने बेसिस 0.0033। बेसिस आपने अभी निकाला था 0.0033। मुझे फ्यूचर का रेट चाहिए सर, बेसिस नहीं चाहिए। 9383 4 5 6 7 8 9 10 कुछ तो लग जाएगा। 9383 सर देखिएगा इधर देखिएगा प्लीज़। 1 अप्रैल को आपका जो स्पॉट था वो कितना था? 0.93। मुझे 1 अप्रैल का पहले स्पॉट दें प्लीज़। 9212। और आपका जो फ्यूचर रेट था वो कितना था? 9245। इनके बीच में जो डिफरेंस था वो क्या था? बेसिस था कितना? 0.0033। और ये बेसिस है 3 मंथ्स का। 1 अप्रैल को मिल रहा है जून कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये बेसिस है 3 मंथ्स का।
ये बेसिस है 3 मंथ्स का। अब हम आगे फर्स्ट मे का स्पॉट रेट उसने हमें दे दिया कितना, 0.935। तो हमने बेसिस निकालना है, क्या करेंगे 0.0033, ये है कितने का, 3 मंथ्स का। तो यहाँ से ऑनवर्ड कितने मंथ बचते हैं जून एंड तक, 2 मंथ्स, तो 2/3 करेंगे सर। आपने बेसिस निकाला एक स्पॉट रेट फ्यूचर रेट को कंपेयर करते हुए, उसमें जो फ्यूचर रेट आपने यूज किया वो कितने मंथ वाला यूज किया है, तो ये बेसिस भी उतने मंथ का है। क्या कह रहा है, 5 मंथ का है तो 5 मंथ का है, तो आगे आप अगर आपने फ्यूचर का निकालना है डिवाइड बाय 5 करोगे और रिमेनिंग मंथ नॉमिनेटर में रखोगे। तो फर्स्ट मे को अगर देखो तो ये जून तक का था, तो फर्स्ट मे से मे का मंथ पूरा, जून का मंथ पूरा, तो रिमेनिंग मंथ कितने हैं, रिमेनिंग टाइम कितना है, 2 मंथ्स। क्या कह रहा है, टोटल कितने हैं, 3 मंथ्स। क्या आया 0.0022। तो यहाँ का रेट मुझे दे दें प्लीज़, 0.9372। यहाँ पे रेट क्या आएगा, 0.9372। अब ज़रा मुझे बताइए सेल कितने पे करोगे, 702। गेन हुआ या लॉस हुआ, इतने पे बाई किया था, इतने पे आपको सेल किया, तो गेन हो गया कितने का, 9525 का। नेक्स्ट क्या करना है, गेन या लॉस ऑन स्पॉट। गेन या लॉस ऑन स्पॉट क्या किया आपने, बाय किया। एक्चुअल जो बाइंग है आपकी कब करनी है, एक्चुअल बाइंग आपने अगर फ्यूचर में ना जाते तो एक्चुअल बाइंग आपने कब करनी थी सर, 745,000 यूरो की एक्चुअल बाइंग आपने करनी थी फर्स्ट मे को पेमेंट करते वक्त ना। क्या ख्याल है, उस वक्त रेट क्या था, 0.935। स्पॉट फ्यूचर का रेट नहीं, स्पॉट क्या वैल्यू बनी, 69,675। कुड बाय कितने पे बाय कर सकते थे, कब, 1 अप्रैल को, 745,000 यूरो। उस वक्त का जो रेट था हमारे पास वो क्या था, 0.9212, 6894। तो इतने पे आपने बाय किया, कर इतने पे सकते थे, तो रेट चेंज होने की वजह से आपकी जो स्पॉट पे अगर बाइंग है तो उसमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, हमारा लॉस हुआ। मीन 1 अप्रैल पे रेट ये चल रहा था, जब हमने एक्चुअल 1 मई को बाय किया तो रेट बढ़ गया, तो बढ़ने की वजह से हमारा नुकसान हुआ। कम हुआ तो गेन हुआ, ज़्यादा हुआ तो नुकसान हुआ। वो नुकसान कितना हुआ, 10281। तो ये 10281 का जो नुकसान हुआ, ये नुकसान कुछ इस गेन से कवर हो गया। क्या ख्याल है, कुछ इस गेन से कवर हो गया। अब हम चलेंगे हेज एफिशिएंसी में। क्या गेन और लॉस ऑन फ्यूचर डिवाइडेड बाय गेन और लॉस ऑन स्पॉट इनटू 100 कितना, 9525 डिवाइडेड बाय 10281 इनटू 100। व्हाट इज हेज एफिशिएंसी, 92.6%। फ़ायदा, अच्छी हैजिंग, अफेक्टिव हैजिंग, इनअफेक्टिव हैजिंग, अफेक्टिव हैजिंग। क्या कहला, रेट शेट उसने हमें निकालने के लिए कहा नहीं, वरना वो भी निकाल देते। हाँ, बेसिस समझ आया, कैसे कैलकुलेट करना है आगे का। क्वेश्चन नंबर 20, मुझे 3 आंसर चाहिए सिर्फ आपसे। क्वेश्चन 20, सिर्फ 3 आंसर चाहिए मुझे आपसे।
एक बेसिस आपने बताना है, एक आपने फ्यूचर का रेट किसी फ्यूचर डेट का बताना है, और एक आपने रिमेनिंग बेसिस बताना है। वैसे मेरे ख्याल से इस लेवल पे ये बेसिस के कॉन्सेप्ट के साथ इतना औखा क्वेश्चन एग्जामिनर को नहीं देना चाहिए, लेकिन पता नहीं शायद क्या कर रहे थे आई कैप वाले कि एक चीज़ बुक के चैप्टर के अंदर कहीं पे भी नहीं है और मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन उन्होंने बेसिस कॉन्सेप्ट का दे दिया, तो इसलिए मैं पढ़ना पड़ रहा है। चलो एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगा हमारा, चलो खैर है। यहाँ पे ना सही तो आगे चल के BFD में फ़ायदा हो जाएगा। जी क्वेश्चन 20 का आंसर दे दें प्लीज़। ऑन 1 सितंबर 2019 स्पॉट रेट ऑफ डॉलर वाज 156 एंड फ्यूचर प्राइस ऑफ नवंबर कॉन्ट्रैक्ट इज़ 158 पर डॉलर। तो आपके पास बेसिस आ गया कितना, 2, कितने मंथ का ये बेसिस है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 माह का ये बेसिस है। सॉरी 1 सितंबर को, और आगे मैं पहली लाइन से पढ़ रहा हूँ, मैंने आगे कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। पहली लाइन में उसने स्पॉट रेट दिया है 1 सितंबर को इतना है, और 3 माह वाले मीन नवंबर फ्यूचर का रेट इतना है। दिस मीन यहाँ से 2 निकल आया बेसिस कितने मंथ का, 3 मंथ्स का। हाँ ऐसे ही है। एक हमारे पास हेज डेट है और एक हमारे पास ट्रांजैक्शन डेट है। हेज डेट पे हमें पता चला जी कि स्पॉट रेट जो है वो कितना है 156 और फ्यूचर रेट कितना है, फ्यूचर रेट है जी 158। तो इसके बीच में जो 2 का डिफरेंस है वो क्या है, बेसिस है, और ये कितने मंथ का है, 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का सर। 1 सितंबर नवंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या कहला है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 सितंबर। 15 सितंबर होता तो 2.5 माह का। 15 नवंबर अभी पहली लाइन की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर जो आपको मिला है वो नवंबर का मिला है। नवंबर का मतलब एंड ऑफ नवंबर तक का। अगर यही आपकी ट्रांजैक्शन डेट जो है वो क्या होती, 1 सितंबर की बजाय 15 सितंबर होती, तो ये बेसिस 3 माह का नहीं 2.5 माह का होना था। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आती है। ओके नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिएगा ज़रा। वो कह रहा है जी कि क्या हुआ, साद लिमिटेड परचेजेस डॉलर ऑन 15 नवंबर 2019। 15 नवंबर को उसने डॉलर परचेज किए। व्हेन स्पॉट रेट इज़ 158, यहाँ पे स्पॉट रेट जो है वो 158 था। दिस मीन ट्रांजैक्शन डेट जो हमने सोची है वो नहीं है। क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पे क्या आ गई है हमारे पास, 15 नवंबर। तो सर ये जो 30 नवंबर होगी ये फिर क्या डेट है, इसको बोलेंगे मैच्योरिटी डेट। इसको क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी डेट। और हमने बेसिस को क्या लिखा था, एट मैच्योरिटी डेट। बेसिस नील होता है, एट मैच्योरिटी डेट बेसिस नील होता है। क्या कहला है, अगर ट्रांजैक्शन डेट भी यही होती तो इस पे बेसिस नील होना था। लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी डेट क्या है, नवंबर एंड। क्यों, नवंबर का फ्यूचर है तो उसका मतलब क्या है, नवंबर एंड। और उसका बेसिस हमने कितना निकाला, 2। तो ये कितने मंथ्स का है, 3 मंथ्स का। अब एट 15 नवंबर उसने कहा जी स्पॉट रेट कितना है, 158। यहाँ पे स्पॉट रेट कितना है, 158। तो आपने बेसिस निकाल के फ्यूचर रेट निकालना है। ये 2 जो था ये था कितने मंथ का, 3 मंथ्स का।
यहाँ से ऑनवर्ड रिमेनिंग मंथ कितने हैं? 0.5, आधा मंथ। तो क्या करेंगे? 0.5, तो आपके पास बेसिस आ जाएगा कितना? 0.33, तो आपके पास 158.33 फ्यूचर रेट आ गया। उसने क्या मांगा था आपसे? एक ये बेसिस मांगा था, एक ये रिमेनिंग बेसिस मांगा था, और एक ये इस डेट का फ्यूचर रेट मांगा था। सर उसने आपको बताया कि आज 1 सितंबर को जो स्पॉट रेट है वो 156 है और जून फ्यूचर का रेट 158 है। डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फ्यूचर रेट इज कॉल्ड बेसिस व्हाट? 2। ये बेसिस कितने मंथ का है? कब मिल रहा है ये आपको? 1 सितंबर को। जून फ्यूचर मीन कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर का है वो जून वाला है, ठीक हो गया? नवंबर, तो सितंबर का पूरा माह, अक्टूबर का पूरा माह, और कॉन्ट्रैक्ट में हम पूरा मंथ ही कंसीडर करते हैं, एंड तक है। तो ये जो 2 बेसिस निकला पहला, ये कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का, ठीक हो गया? तो फ्यूचर के लिए आप क्या करोगे? इस 2 को डिवाइडेड बाय तो 3 करोगे, लेकिन मल्टीप्लाई रिमेनिंग टाइम से करोगे। किसी भी डेट पे ले लो, 30 सितंबर पे लेना होता, 30 सितंबर पे लेना होता। फिर जी क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड फॉर 11 वेरी गुड मार्क्स, SHL estimates that on 31st March 2022 GBP 1 would either be equal to rupees 237 or rupees 239। मीन 1 पाउंड 31 मार्च को, 31 मार्च 2022 मीन आपके पेपर देने के बाद होगा 237 का या 239 का। अंडर ईच ऑफ द 2 पॉसिबिलिटीज, कौन सी पॉसिबिलिटी सर? 237 या फिर 239। डिटरमाइन विच मैथड शुड बी सिलेक्टेड बाय SHL, मीन कौन सा मैथड सिलेक्ट करेंगे? मैथड क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेंगे, हेजिंग के कौन कौन से दिए होंगे। क्या कह रहा है? पेमेंट है तो हम कॉस्ट निकाल लेंगे, रसीट है तो टोटल अमाउंट निकालेंगे जो रिसीव होनी है। पेमेंट हुई तो जिसमें लोअर कॉस्ट आएगी वो प्रेफर किया जाएगा, रसीट हुई तो जिसमें हायर रसीट हुई वो प्रेफर किया जाएगा। क्या कह रहा है? बात समझ आ रही है? अंडर ईच ऑफ द 2 पॉसिबिलिटीज मीन 237 पाउंड की वैल्यू को रखते हुए 31 मार्च 2022 पे हमने एक पहले प्रॉपर सॉल्व करना है, फिर वही सारा हमने दोबारा 239 जो है वो प्राइस को रखते हुए सॉल्व करना है। उसने कहा पाउंड जो है 31 मार्च 2022 का या तो 237 होगा या 239 होगा। ये बाय सेल नहीं है रेट, ये बाय सेल रेट नहीं है कि बाइंग रेट ये होगा, सेल रेट ये होगा, नहीं। या 237 होगा या फिर 239 होगा, ठीक हो गया? और फ्यूचर के क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको बाय सेल दोनों रेट दिए जाएंगे। फ्यूचर के क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको बाय सेल दोनों रेट दिए जाएंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 18 उसमें दोनों रेट थे। अदरवाइज नॉर्मली फ्यूचर का एक ही रेट दिया जाता है आपको, फ्यूचर का एक ही रेट दिया जाता है। क्यों? आपने क्या करना होता है, या तो फ्यूचर में बाइंग करना होती है या सेल करना होता है, तो रेट फिर आपको एक ही मिलेगा। हाँ, 2 हों तो फिर ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18, लेकिन हमने वो कर लिया। नॉर्मली फ्यूचर के क्वेश्चन में एक ही फ्यूचर का रेट दिया जाएगा, ठीक हो गया? अगर एक है तो उसी पे हम फ्यूचर में बाइंग करनी है, मीन आप सेल ना हो तो बाइंग कर लेंगे, अगर बाइंग की तो उसी रेट पे सेल कर लेंगे, ठीक हो गया? और रेट फ्यूचर्स के आज का हैज डेट का डिफरेंट होगा और ट्रांजैक्शन डेट का डिफरेंट होगा। ये बात समझ आती है? जैसे स्पॉट डिफरेंट होंगे, आज का स्पॉट रेट डिफरेंट होगा, फ्यूचर का डिफरेंट होगा, इसके अकॉर्डिंगली हम स्पॉट का गेन लॉस निकालेंगे। तो इस तरह से बाइंग के टाइम पे भी रेट डिफरेंट होगा, सेलिंग के टाइम पे फ्यूचर का रेट डिफरेंट होगा। ओके, सो आगे जी क्वेश्चन में क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डेट टुडे इज 1 दिसंबर 2021। आपने क्या एज्यूम करना है कि आज डेट 1 दिसंबर 2021
1 है। Shahid Holding Limited SHL is a subsidiary of a UK based company. It intends into an agreement to acquire 60% shareholding in local company for which it received an advance of Great Britain £2 million from the parent company. करने क्या जा रहे हैं जी, पेरेंट कंपनी सब्सिडी को होल्ड करने जा रही है, उसको एक्वायर करने जा रही है, 2.5 मिलियन की पेमेंट करनी है। इन सिंपल वर्ड फॉरेन करेंसी पेमेंट है कितने की, 2.5 मिलियन पाउंड की। ऊपर इतनी कहानी लिख के उसने पता नहीं क्या होल्डिंग सब्सिडरी पेरेंट 60%, तो वो सारी बकवास। सिंपल 2.5 मिलियन की फ्यूचर पेमेंट है। किस डेट को पेमेंट है? द एडवांस इज रीपेबल ऑन 31 मार्च 2022। आज क्या डेट है? 1 दिसंबर, तो 31 मार्च तक कितने मंथ बने? 4 मंथ्स में फॉरेन करेंसी पेमेंट है कितने की? 2.5 मिलियन पाउंड की। यहाँ तक बात समझ आती है? क्या ख्याल है? तो क्या है जी हमारे पास? पेमेंट ऑफ पाउंड कितनी 2.5 मिलियन इन 4 मंथ्स टाइम, इन 4 मंथ्स टाइम। ठीक हो गया? चले आगे। ओके। He is exploring various options to hedge against any adverse movement in foreign exchange rates, for which the following data is available. और इसमें देखो तो 2 तरह के डेटा हैं, एक एक्सचेंज रेट है, एक करेंसी फ्यूचर है। हमने प्रीवियस क्लास में इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, जिसमें 4 हैजिंग थी। क्या ख्याल है? फॉरवर्ड भी था, इंटरेस्ट रेट हो तो मनी मार्केट हैज भी है, इंटरेस्ट रेट नहीं है तो मनी मार्केट हैज नहीं है। फ्यूचर्स का सेपरेट उसने फ्यूचर का हेड दे के सेपरेट चीज़ें बताई होंगी, ऑप्शन होगा तो उसकी हेड दे के सेपरेट चीज़ें बताई होंगी। क्यों? फ्यूचर और ऑप्शन की सेपरेट मार्केट है तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी सेपरेट होगी। ठीक हो गया? स्पॉट और फॉरवर्ड की कंबाइन भी हो सकती है। मनी मार्केट हैज है या नहीं है, उसके लिए इंटरेस्ट रेट होंगे तो है, वरना नहीं है। स्पॉट के रेट और साथ इंटरेस्ट रेट, लैंडिंग बोरिंग दोनों के, फॉरेन करेंसी के भी और होम करेंसी के भी, तो फिर मनी मार्केट हैज है, वरना नहीं है। ओके। सो क्या दे दिया जी? एक्सचेंज रेट ऑन 1 दिसंबर 2021। स्पॉट रेट है ₹236.46 पर पाउंड टू 236.85 पर पाउंड। पे मोर रिसीव लेस के लिए, पे मोर रिसीव लेस के लिए क्या ख्याल है? और अगर पे मोर है, यहाँ पे पे मोर ही है, पेमेंट है, क्या ख्याल है? मल्टीप्लिकेशन का केस हुआ तो हमने हायर रेट से मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन का केस हुआ तो फिर लोअर रेट से डिवाइड करना है। क्या ख्याल है? पे मोर रिसीव लेस है या नहीं है, उसके लिए हम अपनी तसल्ली के लिए क्या करते हैं, एक तरफ पाउंड है और एक तरफ रुपीज़ है। ये 1 है और ये 236 पॉइंट समथिंग है। हमने पेमेंट करनी है इसमें कितनी? 2.5 मिलियन की, और ये क्या है? एक्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कह रही है? मल्टीप्लाई का केस है। अपनी तसल्ली के लिए क्वेश्चन पेपर पे इतना सा काम कर लिया करो जिससे तसल्ली हो जाएगी कि मल्टीप्लाई का केस है या फिर डिवीजन का केस है। ठीक हो गया? ये बात समझ आती है? रेट क्या हमें दिया गया है? पर पाउंड रुपीज़ इतने हैं, पर पाउंड रुपीज़ इतने हैं। अगर ये बताया होता पर पाउंड रुपीज़ इतने हैं, मीन फॉरेन करेंसी पहले आ गई और आगे रुपीज़ उसने बता दिए। अगर आपकी करेंसी 1 हो और फॉरेन करेंसी कुछ अमाउंट हो, जब आपकी करेंसी ज़्यादा है, फॉरेन करेंसी 1 है, तो इसे बोला जाता है डायरेक्ट कोट। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट कोट। कब? जब आपकी करेंसी ज़्यादा, फॉरेन करेंसी 1 है। मीन यूँ बताया हो $1 इज़ इक्वल टू ₹178। ये क्या है? डायरेक्ट कोट है। ये क्या है? डायरेक्ट कोट है। आपकी करेंसी क्या है? ज़्यादा है और फॉरेन करेंसी क्या है? 1 है। तो इस सूरत में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन का केस, जैसे यहाँ पे था, आपकी करेंसी ज़्यादा है और फॉरेन करेंसी 1 है,
तो मल्टीप्लिकेशन का केस। एक होती है इनडायरेक्ट कोट। क्या होती है? इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट में क्या होता है? आपकी करेंसी 1 होगी, आपकी करेंसी 1 होगी, फॉरेन करेंसी ज़्यादा होगी। आपकी करेंसी 1 होगी, लाइक ₹1 इज इक्वल टू कोई ऐसी करेंसी जो हमसे कम हो। सपोज हम कह देते हैं जी टका कितना, 78 टका, 78 टका। इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कोट। और इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन का केस आता है। लेकिन इस पंगे में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली हमने क्या किया करना है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये बना लिया करना है, क्या 1 है और क्या कितना है, हमारे पास किसकी वैल्यू दी गई है, इसकी या इसकी, तो इसकी दी गई है, ये x है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है? x इज़ इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मीन मल्टीप्लाई का केस है। ठीक हो गया? इनडायरेक्ट कोट में क्या होगा? ये 1 होगा, ये कुछ रेट होगा, तो x क्या कहेगा? डिवीजन का केस है। ये पेपर पे बना लिया करना है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। और अगर मल्टीप्लाई पे मोर तो हाई रेट से मल्टीप्लाई करना है। क्या ख्याल है? हाई रेट से मल्टीप्लाई करना है। अगर डिवीजन का केस हो तो पे मोर में लो रेट से डिवाइड करना है। रिसीव लेस में मल्टीप्लाई का केस है तो लोअर रेट से मल्टीप्लाई करना है और हाई रेट पे डिवाइड करना है। ये बात समझ आती है? आगे वापस सो क्या है जी, हमारे पास स्पॉट रेट है कितना, 236.46, 236.85 और 4 मंथ्स फॉरवर्ड भी है हमारे पास। दिस मीन एक हेजिंग फॉरवर्ड के थ्रू करना पड़ेगी। और वो रेट क्या है? 242.37 और 242.77। तो पहले हम फॉरवर्ड को भी ले लें यहाँ पे। क्या ख्याल है? फॉरवर्ड हेज, और फॉरवर्ड के थ्रू देखें तो हमने कितनी पेमेंट करनी है? 2.5 मिलियन। तो इसको मैं यूँ कह सकता हूँ 2.5 मिलियन। क्या किस चीज़ में पेमेंट करनी है? पाउंड में पेमेंट करनी है। और रेट हमारे पास फॉरवर्ड का 4 मंथ्स का दिया गया है। पे मोर है, रिसीव लेस है। पे मोर है तो रेट मुझे बताएंगे मोर वाला क्या है? फॉरवर्ड का 242.77 तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 69 रुपीज़ में। क्या ख्याल है? तो एक अमाउंट ये आ गई, एक हम दूसरे हैज के थ्रू देखेंगे कितनी आती है, और पेमेंट है जिसकी लोअर होगी वो हम रिकमेंड भी करेंगे। क्या ख्याल है? ओके, करेंसी फ्यूचर जीबीपी ऑन 1 दिसंबर 2021 मीन फ्यूचर के रेट आपको आज मिल रहे हैं 1 दिसंबर को प्लीज। हाँ, फ्यूचर हैव ए कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ जीबीपी 5000 एंड द मार्जिन रिक्वायर्ड इज 7500 पर कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है मार्जिन? पिछली क्लास में हमने कवर किया था, मार्जिन सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या ख्याल है? जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उधार लेके देंगे, एंड पे जब नेट कॉस्ट निकालेंगे तो इस उधार की कॉस्ट, बोरिंग की कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड करके नेट कॉस्ट निकालेंगे। किया हमने क्वेश्चन पिछली क्लास में, क्वेश्चन। क्या ख्याल है? ओके, सभी मार्जिन को फिलहाल इग्नोर मारो। 5000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रुपी पर जीबीपी आर एज फॉलोज। दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी प्राइस ये है, फ्यूचर का रेट ये है, और मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट का रेट ये है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा हमें लेना पड़ेगा, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट। मार्च वाले लेना पड़ेगा, और तो कोई है ही नहीं उसके आगे। क्या ख्याल है? सो द कॉन्ट्रैक्ट कैन मैच्योर एट द एंड ऑफ अबव मंथ्स ओनली। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिफरेंस बिटवीन futures and spot price would continue to remain the same. ये लाइन अंडरलाइन करेंगे। The difference between futures and spot rate would continue to be remain the same. ये क्या है? Difference between spot rate and future rate basis would continue to be the same. मतलब सेम ही रहेगी, हर मंथ में चेंज नहीं होगी।
जैसे यहाँ पे हर मंथ में चेंज हो रही थी, इस क्वेश्चन में उसने क्या कह दिया, सेम ही रहेगी। रियलिटी में ऐसे नहीं होता, रियलिटी में ऐसे नहीं होता, लेकिन आईका के पेपर में है तो हम वही यूज़ कर लेंगे। मीन एक दफ़ा जो बेसिस निकाल लेंगे पहले रेट पे, वही हम आगे भी वही यूज़ करेंगे। लेकिन पता नहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, अभी नहीं पता। ठीक हो गया, ओके। SHL's इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरिंग इज 10% पर एनम। ये क्यों दे दिया उसने, ये क्यों दे दिया उसने? वो हमने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, मार्जिन जो हमने डिपॉजिट करवाना है सिक्योरिटी, वो हमने फाइनेंस करना है ना, उधार पे लेके देना है। क्यों, फ्यूचर में तो हम पैसा लेके नहीं जाते, तो उसमें अगर मार्जिन देना है तो उधार पे लेके देंगे ना। तो सर यहाँ पे तो फिर मनी मार्केट हेज भी यूज़ हो सकता है। नहीं, उसके लिए दोनों रेट चाहिए, दोनों करेंसीज के चाहिए, होम कंट्री के भी चाहिए बोरिंग लैंडिंग, और फॉरेन करेंसी के भी डिपॉजिट बोरिंग चाहिए। तो यहाँ पे वो रेट नहीं है, तो इसलिए मनी मार्केट हेज नहीं यूज़ हो सकता। तो दो ही हेजिंग है, एक फॉरवर्ड है और दूसरा फ्यूचर है। स्टार्ट कर दें फ्यूचर, आ जाए फ्यूचर स्टार्ट करते हैं। पहले टाइमलाइन हम बनाते होते हैं, क्या ख्याल है? मास्टर ने यही सिखाया था कि पहले टाइमलाइन बनानी है। हमारे पास एक हैज डेट है, हैज डेट है, और एक ट्रांजैक्शन डेट है। हैज डेट हमारी है 1 दिसंबर। उसने कहा आपने एज्यूम करना है आज 1 दिसंबर है, पेपर में भी कहे तो आपने मान लेनी है, 9 मार्च नहीं, जो कहे वही मान लेना है। ठीक हो गया। और ट्रांजैक्शन डेट है 31 मार्च। उसके बाद हमारी क्या है जी, हैज स्ट्रैटजी। नंबर 1 हैज स्ट्रैटजी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट करना। बाय नाउ सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर। नंबर 2 है हमारे पास चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मार्च, 1 दिसंबर 1 मार्च है, तो हम क्या चूज़ करेंगे, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट। व्हाट इज ट्रांजैक्शन डेट? 31 मार्च। तो उसके बाद और कोई है ही नहीं, तो वही मार्च ले लेंगे। क्या ख्याल है? मार्च कॉन्ट्रैक्ट। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू 500,000 डिवाइडेड बाय कितने का, 5000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है। कितने बन गए? 5000 के 500 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, वो तो ऑप्शन में होती है, एक्सरसाइज प्राइस ऑप्शन में होती है, इसमें नहीं होती, ना ही क्वेश्चन में कोई ऐसी बात है। क्या ख्याल है? सो नंबर 3 गेन और लॉस ऑन फ्यूचर, गेम ऑन हो गई। सो बाय करना है हमें पहले, फिर सेल भी करना है। बाय करने हैं कितने, 500 कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है 50,000। सेल भी करने हैं 500 कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है 5000 का। बाय किस रेट पे करोगे, वो तो शायद रेट गिवन है। आज का जो फ्यूचर का रेट है वो तो गिवन है ना आपके पास, कितना, 242.17। ओह मिस, फिर फंस गए। वो आपको हेडिंग में देखना क्या कह रहा है, फ्यूचर रेट। जब उसने हेडिंग दी, उसने क्या कहा, ऑन 1 दिसंबर। अगर आप दिसंबर वाला फ्यूचर लेते हो तो उसका रेट ये है, अगर आप मार्च वाला फ्यूचर लेते हो तो उसका रेट ये है। कब? ऑन 1 दिसंबर। हेडिंग में देखो, उसने हेडिंग भी 7 वर्ड यूज किया है। क्या कहला है? फ्यूचर की जब उसने हेडिंग दी है तो उसके साथ उसने कहा है कि एट 1 दिसंबर रेट ये है फ्यूचर। अगर दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो उसका ये रेट, और अगर मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो उसका ये रेट। तो इस मीन आप बाइंग कहाँ पे करोगे, हैज डेट पे ना। व्हाट इज हैज डेट? 1 दिसंबर। क्या कहला है? अब बात आएगी सेल पे, कि सेल आपने करना है 31 मार्च को, तो तब का फ्यूचर का रेट आपको चाहिए, तब का फ्यूचर का रेट आपको चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी बाद में, वो तो नेट कॉस्ट में आएंगे ना, अभी सिर्फ हमें यहाँ पे रेट चाहिए। वो रेट दिए गए हैं सर, स्पॉट रेट। वर्ड देखें साथ उसने यूज किया होगा, वो फ्यूचर रेट नहीं है, वो स्पॉट मार्केट के रेट है। फ्यूचर मार्केट का रेट आपको निकालना पड़ेगा, फ्यूचर मार्केट का रेट आपको निकालना पड़ेगा।
निकालें ज़रा। उसने दिया 237, कितना दिया? 237 स्पॉट होगा कब? 31 मार्च को। यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग करूँ मैं। फर्स्ट दिसंबर उस पे मुझे बताइएगा स्पॉट क्या था। दिया हुआ क्वेश्चन में, स्पॉट दिया हुआ क्वेश्चन में। क्या ख्याल है कौन सा लोगे? बाय वाला, सेल वाला, पे लेटर, पे मोर, रिसीव लेस, कौन सा लोगे आप? हाँ सेल वाला लेंगे ना, पे मोर लेना है। तो कितना था? 236.85। उस डेट पे फ्यूचर भी आपके पास था 242। कौन सा जो अभी आपने यूज़ किया? 242.17। तो इसके बीच में बेसिस आप निकाल सकते हो 5.32। और इस क्वेश्चन में उसने कहा कि बेसिस इतना ही रहेगा। इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा? बेसिस इतना ही रहेगा। तो अब मुझे बताइएगा ज़रा 31 मार्च का आपके पास क्या है? स्पॉट है 237, तो ये 532 ही रहेगा 242.32। और अगर 31 मार्च पे स्पॉट 239 दूसरा उसने दिया हुआ है, तो वो भी हम कैलकुलेशन कर लें। 532 होगा तो वो कितना हो जाएगा? 244.32। इसमें हमें कौन सा यूज़ करना है? नहीं अभी हम सिर्फ एक के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, दूसरी की हम दोबारा ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा जी। तो क्या रेट हमें यूज़ करना है? 242.32 नहीं 242.32। ये बात समझ आ गई सर? ये बात समझ आ गई कैसे हमने ये रेट निकाला है? दिमाग खुल रहे हैं, चीज़ें और क्लियर हो रही हैं आज। क्या ख्याल है? मीन आपको हैज डेट पे जो फ्यूचर का अगर कोई रेट दिया गया है किसी मंथ के साथ, उस मंथ का नहीं है, वो उस डेट पे उस फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट का रेट है। वो कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर वाला है तो रेट आज का ही है फ्यूचर का। वो कॉन्ट्रैक्ट मार्च वाला है तो इसका मतलब वो मार्च का रेट नहीं है, वो रेट आज का ही है फ्यूचर का। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? जो क्वेश्चन में रेट दिया गया था फ्यूचर का मार्च कॉन्ट्रैक्ट का, मीन अगर आप फ्यूचर दिसंबर वाला आज बाय करते हो तो उसका रेट ये है। अगर आप फ्यूचर मार्च वाला आज बाय करते हो तो उसका रेट ये है। अब आपको देखना है आपको दिसंबर वाला बाय करना है या मार्च वाला बाय करना है। वो आपने चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखा, मार्च वाला बाय करना है तो दिसंबर वाला इग्नोर हो गया। दिस मीन आज मार्च वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या है? 242.17। आज कब? 1 दिसंबर को। क्या ख्याल है? आज आपने बाय किया है तो आपने सेल कब करना है? ट्रांजैक्शन डेट पे। तो ट्रांजैक्शन डेट पे इस मार्च वाले फ्यूचर का रेट क्या होगा उस पर सेल करना है। वो नहीं था, स्पॉट था तो उसमें बेसिस ऐड करके निकाला जा सके, लेकिन बेसिस कितनी है? तो 1 दिसंबर के हमारे पास दोनों रेट हैं, 1 दिसंबर के दोनों रेट हैं, तो वहाँ से बेसिस निकाल लो। और उसने बात कर दी क्या बेसिस सेम रहेगा? अगर सेम ना होता तो फिर हम क्या करते? दिसंबर से 31 मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स। मीन ये कितने का था? 4 मंथ का। ये कितने का था? 4 मंथ का। तो यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करते? फिर यहाँ पे निकालने के लिए क्या करते? 0 डिवाइडेड बाय 4, नहीं 1 डिवाइड बाय 4 कि 0 डिवाइड बाय 4, 0 डिवाइड बाय 4। मतलब क्या होता कि यहाँ पे फिर सेम ही रहना था, यहाँ पे फिर ये और ये सेम ही रहने थे, बेसिस 0 नहीं थी। क्यों? हमने बात क्या की?
एट मेच्योरिटी डेट स्पॉट रेट इज इक्वल टू फ्यूचर रेट एंड बेसिस बिकम नील। मीन इसमें अगर सेम बेसिस वाला ना पॉइंट होता तो फिर यहाँ पे बेसिस कितनी थी? 0। क्यों? मेच्योरिटी डेट यही थी ना, मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट था जिसका बेसिस ये था। क्या ख्याल है? तो आगे जाके मेच्योरिटी डेट पे क्या होना है? 0। तो यही फ्यूचर रेट भी होना था। ये बात समझ आती है? इसमें अगर ये बेसिस वाली ये लाइन ही ना होती, ये बेसिस वाली लाइन ही ना होती तो फिर हम फ्यूचर रेट निकाल सकते थे, क्या ख्याल है? यहाँ पे 0 ले लेते नहीं। अगर यही आपका कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन डेट जो है वो आपकी मार्च की बजाय सपोज फरवरी होती, कॉन्ट्रैक्ट मार्च वाला था, बेसिस 4 माह का था, तो फिर हम क्या करते? 1/4 करके बेसिस निकाल के फ्यूचर प्राइस निकालते। ये बात समझ आ रही है? क्या ख्याल है? मीन अगर ये लाइन ना होती कि बेसिस सेम है तो फिर मार्च में क्या होना था? मेच्योरिटी डेट, तो वहाँ पे क्या होता है? बेसिस 0 होता है, तो फिर जो स्पॉट रेट था वही फ्यूचर रेट होना था। अगर ये रेट स्पॉट होता फरवरी का, हमने ट्रांजैक्शन भी फरवरी में किल करनी है, क्या ख्याल है? तो ये 4 मंथ वाला बेसिस था, तो फिर हम निकालते कैसे? इंटू 1/4 करके। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या बता दिया कि डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फ्यूचर रेट विल बी सेम, मीन बेसिस इतना ही रहेगा, इसलिए हम बेसिस उतना ही लेके चल रहे हैं। ये बात समझ आ गई? क्या ख्याल है? आप ज़रा मुझे बताइएगा कितना आपके पास आया बाइंग पे? 605 425 000 6058 0000। तो ये आपकी बाइंग है, ये आपकी सेलिंग है, तो आपको गेन हुआ 375 000 का क्या हो गया? आपको गेन हो गया। मीन लॉजिकली अगर इसमें ये लाइन ना होती कि स्पॉट रेट फ्यूचर रेट के बीच में डिफरेंस सेम रहेगा, मीन बेसिस सेम रहेगा, तो लॉजिकली शायद यही फ्यूचर रेट बनना चाहिए था। क्यों? मैच्योरिटी डेट पे बेसिस क्या हो जाता है? नील हो जाता है। क्यों? ओवर द पीरियड रिमेनिंग पीरियड कम होता चला जाता है। लेकिन उसने कहा नहीं सेम रहेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे बेसिस ये यूज़ करना पड़ा। क्या ख्याल है? उसके बाद क्या है? गेन और लॉस ऑन स्पॉट। स्पॉट पे आपने क्या किया होगा? एक्चुअल बाय किया होगा। क्या बाय किया होगा? 2.5 मिलियन जो है वो आपने GBP बाय किए होंगे। स्पॉट रेट कब का? स्पॉट रेट 31 मार्च पे जब आपने बाय करना है, किस रेट पे? तो ना स्पॉट रेट 31 मार्च का, वो तो कुड बाय में आएगा कि उस वक्त आप बाय कर सकते थे। अब एक्चुअली जो आपने फ्यूचर के बिना अगर पेमेंट करनी थी 31 मार्च को, तो पेमेंट आपने किस रेट पे बाय करके की होगी? तो वो क्या है? 237 5925 000000। तो कुड बाय 500,000 कुड बाय। उस वक्त का स्पॉट रेट आप देखिएगा, उस वक्त का स्पॉट रेट पे मोर रिसीव लेस 236.85। कितनी अमाउंट? 592125 तो आपको इतने पे एक्चुअली बाय करना पड़ा। उस वक्त आप इतना कर सकते थे। रेट बड़ा है, रेट भी वैसे भी बड़ा है, तो गेन हुआ या लॉस हुआ? कितने का? 375,000 का ही। सर ये सेम क्यों आ गया? क्योंकि इस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होल नंबर में ही निकल आया था। वो गेन लॉस जो डिफरेंस होता था ना, वो कहाँ पे होता था? जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होल नंबर में नहीं निकलता। इसमें सेम क्यों निकल आया? क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट होल नंबर में निकल आया। हाँ
हैज एफिशिएंसी, हैज एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। सिर्फ आपने दोनों कॉस्ट कंपेयर करनी है तो नेट कॉस्ट पे चले जाओ, ना रेट निकालने की ज़रूरत है ना हैज एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत है। निकालनी है तो अपनी तसल्ली के लिए निकालो, लेकिन उसने इवैल्यूएट करने के लिए कहा ही नहीं कि हैज को इवैल्यूएट करना है। सिंपल उसने क्या कहा है कि आप दोनों मेथड में से कौन सा रिकमेंड करोगे। तो पेमेंट करनी है तो आप कॉस्ट निकालोगे, तो क्या निकालोगे, नेट कॉस्ट। क्या ख्याल है, नेट कॉस्ट में क्या, एक्चुअल बाइंग जो आपने की है कितने पे की है, ये 5,925,100,000। गेन या लॉस ऑन फ्यूचर भी हुआ है, गेन ऑन फ्यूचर भी हुआ है जो आप कैश लेके आए हो, कितना 375,000 का। ये आपकी पेमेंट है, वो आपकी रिसीट है। मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन कितना था 7500 पर कॉन्ट्रैक्ट। हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्ट, 500 कॉन्ट्रैक्ट। और आपने 8% पे जो है वो लोन लिया होगा, कितने मंथ्स के लिए, 4/12 के लिए। 10% पे इंटरेस्ट रेट 10% है। ओके 0.10 इंटू 4/12, तो पहले 0.10 को इंटू 4/12 करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 500, फिर मल्टीप्लाई करना है 7500 से। प्लीज़ नहीं सर, नहीं आएगा, सेम आएगा, लेकिन आपने पहले मल्टीप्लाई करना है रेट को उसके मंथ के साथ, फिर आगे चलना है। जी मुझे बताइएगा कितनी अमाउंट है। 125,000, ये आपकी पेमेंट है, रसीट है। 125,000 ये आपकी पेमेंट है, ये रसीट है। टॉस कर ले ये कैलकुलेट दोबारा कर लें। 125,000 ये आपकी पेमेंट है, तो आपके पास नेट कॉस्ट आ जाएगी। इसमें ये ऐड करके ये माइनस कर दो, 5922,00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 0 रुपीज़ में। तो क्या करना चाहिए हमें, फॉरवर्ड पे जाना चाहिए या फ्यूचर पे जाना चाहिए। पेमेंट कॉस्ट किसकी कम है, फ्यूचर की, तो क्या रिकमेंड करोगे, देयरफॉर फ्यूचर हैजिंग will be recommended for this payment because it has lower cost। अभी दूसरी प्राइस के साथ भी चलना है हमने, वो आप लोग खुद करोगे कैसे, फॉरवर्ड वही रहेगा, फॉरवर्ड वही रहेगा, सिर्फ यहाँ से आगे ऑनवर्ड चेंज हो जाएगा। देखिएगा वो जो दूसरा पार्ट आपने करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 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 यहाँ पे आके चेंज आ जाएगा। क्या ख्याल है, ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे बाइंग वैसी रहेगी, बाइंग आपकी इतने पे ही होगी, बाइंग आपकी क्या होगी 60542500 पे ही, लेकिन सेल जो आप करोगे वो आप करोगे किस पे, 24432 पे, 24432 पे। मीन क्या करोगे, 500 इंटू 5000 इंटू 244.32, अमाउंट बताइएगा। 6108 तो वहाँ पे क्या होगा, गेन आएगा, इधर भी गेन आएगा, कितना कितना गेन 53, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, एक्चुअल बाइंग आपकी सेम रहेगी। हाँ 39 to 39 पे आएगा, यस टू 39 पे आएगा। सर ये सेम नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा 250 100,000 इंटू 239,
तो क्या अमाउंट बनेगी? 5575 5 975 00 और नीचे वाली अमाउंट ठीक रहेगी, सेम रहेगी, वो तो सेम रहेगी। कुड हैव बाय 59212500,000 क्या कहला है? तो आपके पास यहाँ पे फिर 000 अच्छा, एक ज़ीरो और लग गई है, ये लें जी, एक ज़ीरो ले लें। 5375 000 गेन होगा लॉस होगा? सर रेट बढ़ा ना, 239 हो गया, कहाँ 236.85 था। क्या ख्याल है? कुड बाय इतने पे आप बाय कर सकते थे, आपको एक्चुअल बाय कितने का करना पड़ा फ्यूचर के बिना, स्पॉट में इतने का, तो लॉस हुआ इतने का। जो आपने अच्छा काम किया फ्यूचर में एंटर हुए तो वहाँ से इतने गेन से कुछ कवर हो गया। क्या ख्याल है? अच्छा काम किया, मीन रेट चेंज होने की वजह से आपका नुकसान बच गया। आपको उसी रेट पे ही ऑलमोस्ट पेमेंट पड़ी जिस रेट पे आज डॉलर था, 3 माह बाद भी आपने उसी रेट पे पेमेंट की इफेक्टिवली। क्या ख्याल है? तो कॉस्ट में आपकी ये अमाउंट सेम रहेगी कि नहीं? ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, और ये गेन आ जाएगा। बाकी आपका मार्जिन सेम रहेगा, मार्जिन सेम रहेगा। तो उसमें भी ज़रा अमाउंट निकाल के देखिएगा, मेरे ख्याल से फ्यूचर ही प्रेफरेबल होगा। 5922 जी अच्छा, अब सम अप करते हैं, देखिएगा। हैजिंग हमारे पास 4 हैं। एक फॉरवर्ड है, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपका 4 मंथ की ट्रांजैक्शन है, 3 मंथ की है, 2 मंथ की है, तो फॉरवर्ड चाहे जितने भी दिए हों आपने उतने मंथ वाला फॉरवर्ड यूज़ करना है, बाकियों को इग्नोर कर देना है। इसी क्वेश्चन में हो सकता है 3 मंथ फॉरवर्ड भी है, 2 मंथ फॉरवर्ड भी है, 6 मंथ फॉरवर्ड भी है, तो आपकी ट्रांजेक्शन तो 4 मंथ की है, तो आपने फॉरवर्ड वाला जो रेट यूज़ करना है कौन सा यूज़ करना है? 4 मंथ वाला। ठीक हो गया? कैलकुलेशन कैसे करनी है? फॉरेन करेंसी आप देखना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, वो आपने क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट में देख लिया। मल्टीप्लाई करना है तो पे मोर, बड़ा रेट। क्या ख्याल है? अगर डिवीजन वाला केस हुआ तो छोटा रेट से पे मोर आएगा, छोटे रेट से पे मोर आएगा, या दोनों से कैलकुलेशन करके देख लेना कि किससे बड़ी अमाउंट आ रही है, वो रेट यूज़ कर लेना। फॉरवर्ड सिंपल एक लाइन की कैलकुलेशन, बस सिर्फ रेट पिक करना है आपने कौन सा है, ये पंगा है। और वो प्रैक्टिस से कवर होगा, प्रैक्टिस के बिना नहीं। मैं जितना मर्जी बोल लूँ, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे वो गलती होगी, तो प्रैक्टिस से कवर होगा। अदरवाइज एक लाइन बड़ा आसान काम, क्या बात है, कोई मसला ही नहीं, हो जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस से होगा। उसके बाद मनी मार्केट हेज, कब ये हेजिंग होगी? जब आपके पास दोनों इंटरेस्ट रेट दिए हों, बोरिंग लैंडिंग होम कंट्री का भी और बोरिंग लैंडिंग फॉरेन कंट्री का भी। या अगर पेमेंट है तो फॉरेन का लैंडिंग और होम का बोरिंग, 2 रेट पे भी गुजारा चल जाएगा जब फॉरेन का लैंडिंग और होम का बोरिंग पेमेंट की सूरत में होगा। ठीक हो गया? अदरवाइज़ दोनों हैं तो फिर मनी मार्केट हेज है, उसमें सिर्फ स्पॉट रेट यूज़ होने हैं, उसमें कोई फ्यूचर रेट यूज़ नहीं होने, उसमें कोई फॉरवर्ड रेट यूज़ नहीं होने, उसमें सिर्फ स्पॉट रेट यूज़ होने हैं। क्या करना है आपने? पेमेंट है तो आज फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करना है, इतनी अमाउंट का के इंटरेस्ट के साथ वो 3-4 माह बाद उतना बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है। क्या ख्याल है? मीन फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करना है, इंटरेस्ट उसके साथ ऐड होके वो इतना बन जाए कि 3 माह बाद उतनी अमाउंट हो जितनी हमने पेमेंट करनी है, तो डिपॉजिट अमाउंट कम निकलेगी। अब वो निकालेंगे कैसे? जो आपकी पेमेंट अमाउंट है डिवाइड बाय 1 प्लस फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट रेट, वो पूरे साल का होता है इंटरेस्ट रेट, उसको 4 मंथ है तो इंटू 4/12 करना है, 6 मंथ है 6/12 करना है, 3 मंथ है तो इंटू 3/12 करना है, तो आपके पास डिपॉजिट अमाउंट आ गई। अब ये अमाउंट जानी कहाँ से है? हमारी होम करेंसी से ट्रांसफ़र होनी है। कहाँ से? हमारी होम करेंसी से। उसको कन्वर्ट करना है अपनी होम करेंसी में। 2 रेट दिए गए हैं तो पेमेंट की सूरत में पे मोर, दोनों कैलकुलेशन कर लेनी है तसल्ली के लिए। अदरवाइज मल्टीप्लाई डिवाइड अगर समझ आ गया तो वैसे भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए दोनों कैलकुलेशन कर लेनी है। वो अमाउंट हमने होम करेंसी में बारो करनी है, बारो करनी तो उस पर इंटरेस्ट भी देना है, तो जो हमारी होम करेंसी की अमाउंट आ गई है उस पर आप इंटरेस्ट ऐड कर दो। अमाउंट
इंटू होम करेंसी का बोरिंग का रेट, 3 मंथ्स की बोरिंग है, 4 मंथ्स की बोरिंग है, तो इंटू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन इंटरेस्ट उस होम करेंसी की अमाउंट में ऐड करो, तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। तो अगर काफ़ी सारे मैथड को कंपेयर करना है तो हमें सिर्फ यही चाहिए था, आगे कुछ भी नहीं करना। क्या ख्याल है? अफेक्टिव रेट निकालना है तो डिवाइडेड बाय आप फॉरेन करेंसी कर दोगे तो अफेक्टिव रेट भी आ जाएगा। हाँ नहीं, मनी मार्केट हेज में फॉरेन करेंसी रिसीट है, फॉरवर्ड में भी फॉरेन करेंसी रिसीट है, तो छोटे रेट से मल्टीप्लाई कर दो, रिसीट की अमाउंट आ गई। क्या ख्याल है? मनी मार्केट हेज में फॉरेन करेंसी रिसीट है तो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो उस अमाउंट की जो आपको 3 माह बाद वहाँ से मिलनी है, ताकि हम आज उतने का फॉरेन करेंसी में लोन ले लें, आज उतने का लोन ले लें और वो लोन की अमाउंट कम होगी हमारी वो रिसीट फॉरेन करेंसी वाली अमाउंट से, ताकि 3 माह बाद वो हमें जो पैसा मिलेगा उसे हम लोन भी पे कर देंगे और साथ बीच में जो इंटरेस्ट हमने 3 माह दिया होगा वो भी हम अपना बचा लेंगे। लोन लेना क्यों है, क्या पंगा है, क्यों इस पंगे में पड़ना है, इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। क्या फ़ायदा हो सकता है कि हम इस लोन को अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करके अपने इधर आके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और डिपॉजिट करके 3 माह इसके ऊपर क्या करेंगे, अर्न करेंगे इंटरेस्ट। और यहाँ पे जो अर्न कर रहे होंगे हम इंटरेस्ट, वो रेट ज़्यादा होगा, वो हमें फ़ायदा दे रहा होगा। उधर जो हम इंटरेस्ट लोन का पे कर रहे होंगे वो कम होगा, तो इससे हमारा फ़ायदा हो रहा होगा, इससे हमारा फ़ायदा हो रहा होगा। क्या ख्याल है? तो यहाँ से भी आपने क्या किया, वो जो आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया अमाउंट कन्वर्ट कर दी, अब उस पर 3 माह का इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर दिया, तो आपके पास एक टोटल नेट रिसीट आ जाएगी कि इतने आपने 3 माह बाद लेने थे, तो वो आपको 3 माह बाद कितने हाथ में आएंगे। इसमें डुअल फायदा है ना? हाँ, इसमें डुअल फायदा है। इसमें डुअल फ़ायदा है, इसमें डुअल फ़ायदा है। क्या ख्याल है? 3 माह बाद मिलने हैं, लेकिन ये तसल्ली होनी चाहिए कि मिलने हैं, ये तसल्ली होनी चाहिए कि मिलने हैं, वरना वो लोन पे करने के आप काबिल नहीं बचोगे। मीन बंदे के साथ आपका डील अच्छी होनी चाहिए, वो कोई बंदे का पुत्र होना चाहिए जिससे आपको पैसे मिलने हैं। 3 माह बाद उसने कहा कौन तू, वो बंदा ही नहीं मिला तो फिर फंस गए, मारे गए, लुटे गए। तो बिज़नेस के अंदर ये होगा, पर्सनल लाइफ में नहीं है हरकतें करनी। एक बिज़नेस के अंदर होगा कि इस बिज़नेस के साथ हमारी डील चलती है, 3 माह बाद पहले भी पैसे मिलते हैं, इस दफ़ा भी वो दे देगा, तो फिर ये हरकत करनी है जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेज हो जाएगा। ठीक हो गया? रिस्क मैनेज क्या होगा, फ़ायदा भी हो जाएगा। रिस्क मैनेज नहीं होगा, हमारा फ़ायदा भी हो जाएगा। ठीक हो गया कि आज हमने वो पैसे डिपॉजिट करके उसके ऊपर कमा भी लिया, इन पैसों को हमने 3 माह बाद मिलने हैं, लेकिन 3 माह हमने उनको ऊपर कुछ कमा भी लिया। फ्यूचर, फ्यूचर एक सेपरेट मार्केट है जिसके अंदर हम एंटर होते हैं किस लिए, गेन या लॉस के लिए, गेन या लॉस के लिए, और पूरी ट्रांजैक्शन में परफॉर्म करना पड़ती है बाय नाउ सेल लेटर, सेल नाउ बाय लेटर। फ्यूचर में अगर कोई पेमेंट करनी हो तो बाय नाउ सेल लेटर में जाएंगे, बाय नाउ सेल लेटर पे जाएंगे। ये स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। हेज स्ट्रैटेजी क्या है, टाइम लाइन बना के, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन फ्यूचर के हमें बैंक कितने ऑफ़र किए हैं उन्होंने, दिसंबर वाला भी किया है, मार्च वाला भी किया है, जून वाला भी किया है, तो हमने देखना हमने कब पेमेंट करनी है, उसके बाद वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने लेना है, उसके बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट। बाकी कॉन्ट्रैक्ट को हमने काटा लगा देना अगर क्वेश्चन में हो तो, क्यों उनकी ज़रूरत नहीं है, क्यों बाद में हमें रेट चेक करते वक्त हमें तंग करेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों फ्यूचर मार्केट में कभी भी आप सिंगल चीज़ बाय सेल नहीं करते, पूरी लॉट में आपको जो है वो बाइंग सेलिंग करना पड़ती है, पूरी लॉट में बाई सेलिंग करना पड़ती है। और लॉट आपको बताई जाती है 1000 की है, 1 लाख की है, 5000 की है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालेंगे अपनी अमाउंट के अकॉर्डिंगली। गेन लॉस ऑन फ्यूचर निकालेंगे। सेल नाउ बाय लेटर है तो पहले सेल, आज की डेट पे जो फ्यूचर का रेट था, आज की डेट पे जो फ्यूचर का रेट था। बाय कब करेंगे, ट्रांजैक्शन डेट पे, तो इस डेट पे जो फ्यूचर का रेट था, जहाँ से गेन या लॉस निकल आएगा। कैसे देखना है कि सेल में आपको पैसे आए तो बाय में आपके पैसे गए, तो जो गए हैं उनको नेगेटिव ब्रैकेट में लिखना है, तो हमारे पास गेन या लॉस आएगा। अदरवाइज़ देखते ही रह जाओगे गेन लॉस कैसे आएगा। या कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि सेल पे इतनी अमाउंट है, बाय पे इतनी अमाउंट है, क्या ख्याल है, तो बाय पे पैसे जाने हैं, सेल पे आने हैं, तो गेन है या लॉस है। ये बात समझ आती है? ठीक हो गया? बेहतर है ये ब्रैकेट नेगेटिव फिगर्स पे लगा लो, पेमेंट पे फिगर ब्रैकेट लगा लो।
उसके बाद हमें स्पॉट का गेन लॉस निकालना है। इसमें फ्यूचर वाले रेट को नहीं यूज़ करना, सिर्फ स्पॉट वाले रेट यूज़ करने हैं। कौन से रेट? उस डेट पे और जिस डेट पे पेमेंट करनी थी। क्या ख्याल है? रसीट है तो क्या किया, एक्चुअल सेल आपने इस डेट पे कितने की और उस वक़्त कितने की हो सकती थी। क्या ख्याल है? उस वक़्त कितने की हो सकती थी। और अगर एक्चुअल आपने ज़्यादा अमाउंट पे की, उस वक़्त कम अमाउंट पे होनी थी, तो फिर गेन। बाइंग की सूरत में ये रेट बड़ा है तो लॉस, रसीट की सूरत में ये रेट बड़ा है तो फ़ायदा गेन। क्या ख्याल है? हैज एफिशिएंसी अगर पूछा जाए हैज को इवैल्यूएट करें तो निकालनी है, वरना नहीं निकालनी। क्या ख्याल है? ये बोंगी तो नहीं आप मार बैठे, ये काम ठीक है या नहीं है, तो इसलिए अदरवाइज कंपेयर करना है डिफरेंट हैजिंग ऑप्शन को, तो आपने क्या निकालनी है, कॉस्ट, नेट कॉस्ट। कैसे? कैश वाली दो चीज़ें लेनी है इसके अंदर, 2 3 जितनी भी हैं। तो कैश वाली अगर आपने सेल किया है तो एक्चुअल वो आपको कैश मिला, बाय किया तो इतना एक्चुअल कैश गया, और फ्यूचर से जो गेन या लॉस हुआ मीन कैश लेके आए, लॉसेज में कैश दे के आए। मार्जिन हो तो उसका इंटरेस्ट रेट, बोरिंग कॉस्ट आपने साथ लेनी है। क्या ख्याल है? तो कॉस्ट आ गई। फॉरवर्ड मनी मार्केट हैज फ्यूचर को कंपेयर कर लो। ऑप्शन के केस में पेमेंट करनी है तो कॉल ऑप्शन, रसीट है तो पुट ऑप्शन। ऑप्शन भी एक्सेप्टेड मार्केट है, वहाँ पे भी ऑप्शन बाय सेल करते हो तो लॉट्स में करते हो, सिंगल सिंगल नहीं मिलती। ठीक हो गया? वो भी एक्सेप्टेड मार्केट है, उसके भी अपने रेट है। ठीक हो गया? तो नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल लिए। साथ में वहाँ पे क्या निकालना होता है, सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस बोले तो स्ट्राइक प्राइस, किस प्राइस पे आप अभी ऑप्शन बाय कर रहे हो या किस प्राइस पे अभी आप ऑप्शन सेल कर रहे हो। किस प्राइस पे अभी आप ऑप्शन बाय कर रहे हो या किस प्राइस पे अभी आप ऑप्शन सेल कर रहे हो। अभी 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 आज के दिन पे किस प्राइस पे आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, किस प्राइस सेल कर रहे हो। और काफ़ी सारी स्ट्राइक प्राइस अगर मिल रही हैं तो क्या करोगे, स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन में प्लस प्रीमियम अमाउंट, जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है उनकी निकालेंगे। और कॉल ऑप्शन में क्या करना है, बाय करना है तो लोअर अमाउंट को प्रेफर करो या हायर को, लोअर को, तो उसकी स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट कर ली। और जब सेलेक्ट कर ली तो बाकी स्ट्राइक प्राइस को काट देना क्वेश्चन के अंदर से, ज़िंदगी आसान कर लेनी है। अगर पुट ऑप्शन पे स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, तो अमाउंट्स आएंगी और सेल करना है आपने, तो हायर अमाउंट को प्रेफर करोगे तो उसकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो सिलेक्ट करके बाकियों को काट देना है। ये स्टेप पूरा हो गया, ज़िंदगी आसान हो गई। अब हमें कैलकुलेशन करनी कैसे, किस स्ट्राइक प्राइस पे कैलकुलेशन करनी है। गेन ऑन ऑप्शन इफ एनी, लॉस का वर्ड नहीं होगा, ऑप्शन के अंदर लॉस नहीं होता। क्यों? आपके पास ऑप्शन होती है, लॉस की सूरत में आप एक्सरसाइज करते ही नहीं हो, इसलिए वहाँ पे लॉस नहीं होगा। क्या होगा, गेन ऑन ऑप्शन इफ एनी, गेन ऑन ऑप्शन इफ एनी। ठीक हो गया? वो निकालना है आपको। कैसे निकालना है, बाय करना है अगर कॉल ऑप्शन पे हो तो। क्या ख्याल है, बाय करना है अगर कॉल ऑप्शन पे हो तो। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इनटू स्ट्राइक प्राइस कौन सी जो आपने सेलेक्ट की, यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट की। क्या ख्याल है? उसके बाद सेल भी करना है। अगर गेन लॉस आपको नज़र आ रहा है कि रेट जो है वो फ्यूचर का क्या हो गया है, कम हो गया, तो क्या ख्याल है, कैसे था ये, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे आपने क्या करना है, सेल करना है, या डिफरेंस ले लो मार्केट प्राइस का और स्ट्राइक प्राइस का, उसके ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। मीन यहाँ पे क्या होगी, स्ट्राइक प्राइस या मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, और यहाँ पे क्या होगी, स्ट्राइक प्राइस। कॉल ऑप्शन में मार्केट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शन में यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस और यहाँ पे मार्केट प्राइस। कैसे, इसी तरह से, और आगे वो प्राइस आ जाएगी, मार्केट में मार्केट की और स्ट्राइक में स्ट्राइक की। स्ट्राइक कौन सी जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट की, क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारी गिवन है तो आपने सिलेक्ट करके ज़िंदगी आसान कर ली। उसके बाद हमने ये स्टेप नहीं है उसके अंदर, नेट कॉस्ट में आगे एक्चुअल पेमेंट जो आपने की है मार्केट प्राइस वाली। क्या ख्याल है, गेन अगर कुछ था तो साथ प्रीमियम, प्रीमियम तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी।
उसको कंपेयर कर लेना है फॉरवर्ड मनी मार्केट और फ्यूचर के साथ। जो कम कॉस्ट है वो मेथड ऑफ हेजिंग क्या है, प्रेफरेबल। क्या ख्याल है? फॉरेक्स ख़त्म हो गया, चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, चैप्टर 14 ख़त्म नहीं हुआ। चैप्टर 14 का नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिस्क दो तरह के होते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हमने सीख लिया। अब एक लेक्चर हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क पे होगा, वो सीख के ख़त्म। उसके अंदर भी यही फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन यूज़ होंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल गया है तो आगे उसको मैनेज करना मुश्किल काम नहीं है, वो हम कर लेंगे। ठीक हो गया? तो आगे एक लेक्चर भी और है। इसका क्वेश्चन सर ये 11 नंबर का आया हुआ है, मिनिमम 10 नंबर का आएगा, कंफर्म आएगा 10 नंबर का क्वेश्चन। वैक, फॉरेक्स, एनपीवी, बजटिंग, एक स्टैट का चैप्टर है और एक वर्किंग कैपिटल के हमारे पास न्यूमेरिक पार्ट है। कितने हो गए टोटल? 6 या 7 टॉपिक, 6 टॉपिक हो गए। इनमें से 5 क्वेश्चन तो न्यूमेरिक आएंगे ही आएंगे। कितने नंबर के? 50 से 60-70 नंबर के। एनपीवी का क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल 10 नंबर का हमने कोई भी किया। अगर कोई किया तो एनपीवी का क्वेश्चन ही नहीं था। क्या ख्याल है? एनपीवी का अगर कोई 10 नंबर वाला क्वेश्चन हमने देखा था तो वो क्वेश्चन ही नहीं था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। अगर किसी क्वेश्चन में कोई चीज़ थी तो 15, 17, 18, 20 नंबर का ही था। बजटिंग का 10 नंबर का, 5 नंबर का, 7 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, 5-7 का भी बन सकता है। ठीक हो गया? 5-7 का भी बन सकता है। एक आध चीज़ का सिर्फ बजट बनवा लिया उसने, वो बन सकता है। वैक का क्वेश्चन 7-8 नंबर से कम नहीं बनेगा अगर प्रॉपर क्वेश्चन बना तो। और यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्या ख्याल है? मनी मार्केट हेज आ गया तो बड़ी कैलकुलेशन है उसके अंदर, फ्यूचर आ गया तो बड़ी कैलकुलेशन है उसके अंदर, ऑप्शन आ गया तो बड़ी कैलकुलेशन है उसके अंदर। ठीक है, फॉरवर्ड एक लाइन की कैलकुलेशन, लेकिन बाकी कोई भी हेजिंग आएगी तो उसकी कैलकुलेशन 5-6 नंबर से कम तो किसी की भी है ही नहीं। क्या ख्याल है? तो इनकी हमने प्रैक्टिस इतनी अच्छी की है, वैक की, एनपीवी की, फॉरेक्स की, वर्किंग कैपिटल की, और आगे आप बजटिंग की करेंगे कि इतनी प्रैक्टिस मेरा नहीं ख्याल कहीं और करोगे आप। अगर कोई दोस्त यार कहीं से एमएफए पढ़ रहा हो, उनसे सिर्फ इतना पूछना है कि अब तक क्या किया है। अगर सिलेबस ख़त्म हो गया है तो आपको बताएंगे कि हमने प्रैक्टिस कितनी की है। कहीं पे नील है, कहीं पे वैक के 5 क्वेश्चन हैं, एनपीवी के 3 क्वेश्चन हैं। ठीक हो गया? जितनी प्रैक्टिस आपने कर ली है नहीं हो सकती, शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं इतनी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। क्यों? तब तक पेपर आ चुका होगा, पता चल चुका होगा कि कितना को मुझे प्रैक्टिस करवानी चाहिए। लेकिन इस दफ़ा तसल्ली करने के लिए, क्योंकि पता नहीं उसने क्या 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 पूछ लेना है, तो तसल्ली करने के लिए मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना पड़ी, क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाना पड़े, ताकि तसल्ली हो जाए। हर तरह से हम हर एंगल से चीज़ों को देख सकें, ताकि मार्क्स हमें इन न्यूमेरिक पार्ट से पूरे पूरे लेने हैं। पीछे हमारा थ्योरी का पोर्शन बचता है, सर उसका क्या होगा? पेस्टल का क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या आप उसके अंदर से पेस्टल फैक्टर नहीं आइडेंटिफाई कर सकोगे? 5 फोर्सेस का क्वेश्चन आ गया, स्वाट का क्वेश्चन आ गया, वैल्यू चेन का क्वेश्चन आ गया, टक्कर मॉडल, ट्रिपल ए मॉडल का क्वेश्चन आ गया, क्या आप नहीं टैकल कर सकोगे? बीसीजी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, कम ऑन, क्या हो गया? और इनमें से इतने सारे हमने मॉडल पढ़े हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आने ही आने हैं, बल्कि मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि रटा शटा नहीं आना इस पेपर के अंदर। सिनेरियो, उसके अंदर एप्लीकेशन। सिनेरियो क्या? ये पेस्टल फैक्टर आइडेंटिफाई करें, एनालाइज मैक्रो एनवायरनमेंट, एनालाइज इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, क्या ख्याल है? एनालाइज पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इंटरनल एनवायरनमेंट एनालाइज करें। नहीं बीसीजी के अकॉर्डिंगली आप बताएं कौन क्या है, उससे स्ट्रैटेजीज बताएं। नहीं इसको टक्कर मॉडल के थ्रू असेस करें, नहीं इसको ट्रिपल ए मॉडल के थ्रू असेस करें। और ये क्वेश्चन आने ही आने हैं मॉडल पेपर में। देखो एक पेस्टल का भी क्वेश्चन है, एक 5 फोर्सेस का भी क्वेश्चन है, एक बीसीजी मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से एक एथिकल मॉडल का भी होना चाहिए था। तो पेपर फेल करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फेल करना बड़ा मुश्किल काम है।
अगर पढ़ा हुआ है तो। हाँ, अगर आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, प्रैक्टिस नहीं की हुई, क्लासेस साथ साथ नहीं ली हुई, मौज मस्तियाँ की हैं, तो फिर फेल करना बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है। क्या ख्याल है? तो इसलिए पेपर पास हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। और पहली अटैम्प्ट है, पहली अटैम्प्ट में नॉर्मली पेपर इजी आता है। लेकिन मॉडल पेपर ये नहीं कह रहा, मॉडल पेपर ये नहीं कह रहा, मॉडल पेपर का स्पेशली ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा। बाकी क्वेश्चन ठीक है, कह रहे हैं कि पेपर इजी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि पेपर इजी होगा। तो एक आध क्वेश्चन वैसे भी औखा देना ही देना होता है उसने, लेकिन हमने उस औखे को भी आसान बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। भाग जाओ।